अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 कंपनी लॉ, आज इंशाल्लाह हमारा लेक्चर नंबर 39 है। चैप्टर 8 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बड़ा फेवरेट चैप्टर है एग्जामिनर का, और इसमें से अक्सर क्वेश्चन भी आ जाते हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, क्योंकि ये ना प्रैक्टिस से बड़ा रिलेट करता है। मतलब है कि जब आप फर्म्स में जाएंगे, अगर कॉर्पोरेट एडवाइजरी में जाते हैं, तो इस चैप्टर की आपको बड़ी हेल्प वहाँ पे होगी, क्योंकि इसके अंदर मीटिंग्स की बात की जा रही होगी। जब आप कंपनीज में होते हैं, फर्म्स में होते हैं, तो आप वहाँ पे कंप्लायंस देख रहे होते हैं, कंपनीज एक्ट की कंप्लायंस देख रहे होते हैं अपनी कंपनीज की, प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं। तो उनमें एनुअल जनरल मीटिंग्स आ जाती हैं, डायरेक्टर्स की मीटिंग है, उनको रेजोल्यूशंस को किस तरह से प्रिपेयर करना है, वो सारा कुछ है। तो एक तो चैप्टर 3 के अंदर हमने कुछ पढ़ा था, और अब हम इस चैप्टर के अंदर मेनली जनरल मीटिंग्स के ऊपर बात कर रहे होंगे। ठीक है जी। तो भाई बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रैक्टिकल चैप्टर है, तो इसको प्लीज़ ज़रा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करनी है चीज़ों को। मैं इंशाल्लाह कोशिश तो करूँगा पूरी। तो चलते हैं जी। कंपनी की मीटिंग्स की अगर बात की जाए, पहले एक छोटा सा ये बना लेते हैं डायग्राम टाइप। कंपनी की अगर मीटिंग्स की बात की जाए, तो सर दो तरह की मीटिंग्स होती हैं कंपनी की। ठीक है। मतलब मेन अगर उसको कैटेगराइज किया जाए, एक को हम कहते हैं डायरेक्टर्स मीटिंग्स, और एक को हम फिर क्या बोल देंगे, ऑब्वियसली मेंबर्स मीटिंग। शेयर होल्डर नहीं बोलना, क्योंकि हमें क्लियरली पता लग गया पहले चैप्टर के अंदर ही कि हर जो ओनर होता है उसको शेयर होल्डर नहीं बोला जाता, गारंटी वालों को मेंबर बोला जाता है। तो गारंटी वालों ने भी तो गरीबों ने मीटिंग्स करनी है, तो उनको क्या कहें फिर। तो इसलिए मेंबर्स मीटिंग वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है भाई। अच्छा, फिर डायरेक्टर्स मीटिंग में आगे फिर दो तरह की मीटिंग्स आ जाती हैं। एक है जी बीओडी की मीटिंग्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग, और एक हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि कमेटी की, आप डायरेक्टर्स कमेटी कह रहे हैं। ठीक है। अगर कोई कमेटीज बनाई हुई है कि डायरेक्टर्स कहते हैं जरूरी नहीं हर चीज़ के ऊपर पूरे के पूरे कुनबे को ही बुला लें, 7 8 10 डायरेक्टर्स को बुलाएं, कमेटीज बना लेते हैं। और हमने ये डिस्कस किया था कि भाई लिस्टेड कंपनीज के लिए तो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशंस 2017 है, वो ये कहती है लाजमी है कि आपने कमेटीज बनानी। दूसरों के लिए लाजमी नहीं है, लेकिन वो भी बना सकते हैं। लिस्टेड के लिए इट वाज मस्ट। ठीक है। तो ये इस तरह डायरेक्टर कमेटीज़ होती हैं, उनकी मीटिंग्स हो सकती है, और आपकी बीओडी की मीटिंग्स भी हो सकती हैं। ठीक है। अच्छा, अब इधर अगर आ जाए मेंबर्स मीटिंग्स के अंदर, तो भाई ये भी दो तरह की मीटिंग्स होती हैं। एक होती है जनरल मीटिंग, और एक होती है क्लास मीटिंग। नाम से जाहिर हो गया होगा कि क्या कहना चाह रहा है शायर। शायर भाई ये कहना चाह रहा है कि जनरल मीटिंग से मुरा रहा है कि हर बंदा, सही है, आ सकता है इसके अंदर, कोई इसमें मसला नहीं, जो जो मेंबर है ना हमारे वो इसमें आ सकते हैं। क्लास मीटिंग के अंदर क्या भाई, क्लास है हमारी। ठीक है। इसमें हम सिर्फ रेलेवेंट क्लास की, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके शेयर्स की क्लासेस हैं ही नहीं, तो फिर तो ये होनी नहीं है, लेकिन क्योंकि हो सकती हैं इसलिए लॉ ने बताया। इसी तरह कमेटीज हो सकता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर हो ही नहीं डायरेक्टर की, तो ये भी, लेकिन लॉ ने तो जाहिर है कंप्रीहेंसिव चीज़ आपको बतानी है। तो भाई क्लास मीटिंग से मुराद है कि लेट से सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स वाले आ गए, सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर्स वाले आ गए, या ऑर्डिनरी के अंदर भी क्लास ए की मीटिंग है, क्लास बी की मीटिंग है, सही है, तो वो स्पेसिफिक है, तो वो सिर्फ वही आएगी। जो हम पहले कह रहे होते थे ना कि अगर कोई क्लास इफेक्ट हो रही है, उसके राइट्स एंड लायबिलिटीज इफेक्ट हो रहे हैं, तो उस क्लास ने भी 3/4 से पास करना है। तो भाई वो क्लास की अकेली की मीटिंग उसको करने दोगे तो फिर ही करेंगे ना। जब आपने घुसे रहना बीच में, हर चीज़ यहाँ पे होगी, तो बेचारे कैसे करेंगे। इसलिए आप उन्हें कहते जाओ आप 2 मिनट ज़रा दूसरे रूम में जाके मिल लें। ठीक है। तो उधर जाके आप मीटिंग कर लें, फिर हमें आगे बताएंगे मीटिंग कैसी रही। तो भाई ये क्लास मीटिंग कहलाती है। ठीक है। अच्छा, जनरल मीटिंग की अब बात की जाए, तो सर ये जनरल मीटिंग्स आगे आपकी आ जाती हैं 3 तरह की। मेनली हमने जो पढ़ना है ना इस चैप्टर के अंदर, मेन जो कॉन्सेप्ट है वो है जनरल मीटिंग्स के ऊपर। ठीक है। बाकी भी हल्की सी आंच पे हल्की सी ढोल की बचेगी, लेकिन जो मेन है वो ये है। अच्छा, अब इसमें क्या है जी, एक होती है आपकी स्टैट्यूटरी मीटिंग, स्टैट्यूटरी मीटिंग। इसको आप नीचे लिख लें, अभी ज़ाहिर नहीं समझ आएगी, आहिस्ता आहिस्ता आएगी, लेकिन इसको आप लिख लें, जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी, नहीं, जिंदगी में
एक बार, ये लिख लें, ज़िंदगी में एक बार करनी है भाई ये वाली मीटिंग कंपनी ने, स्टैट्यूटरी मीटिंग। यहाँ पर भी एक तरीका आएगा कि वहाँ पे एक बार भी नहीं करनी, वो पढ़ेंगे, लेकिन अगर करनी भी हुई तो मैक्सिमम ज़िंदगी में मैक्सिमम एक बार करनी है, बस ये आप बता सकते हैं। अच्छा, दूसरी आ गई जी एनुअल जनरल मीटिंग। ये वर्ड सुना हुआ है ना, हम यही तो बीच बीच में कभी कभी सुनते थे, एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम एजीएम एजीएम, बड़ा फेवरेट है। और शायद मैंने आपको बताया भी हुआ है कि जी वो 120 दिन वाली स्टोरी जो है, और 28 अक्टूबर की डेट भी कोई बताई होगी, ये शायद ऑडिट में बताई हो। अच्छा जी, एजीएम है जी, एनुअल जनरल मीटिंग, ये आपकी होनी है, एनुअल है तो मेरा नहीं ख्याल मुझे कोई लिखने की ज़रूरत है, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन ऑल दो। तो भाई एनुअल का मतलब क्या है कि हर साल होगी ये, उर्दू बड़े अच्छे बात लिख रहे हैं, हर साल हर साल ये वाली मीटिंग होगी, एनुअल जनरल मीटिंग, हर साल, सालाना मीटिंग है, सालाना जलसा है, जलसा आम। ओ वाह, इसकी उर्दू ये हो सकती है, सालाना जलसा आम, ठीक है। अच्छा, अब ये तीसरी भाई आपकी मीटिंग आ जाएगी, इसको फिर हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, EOGM, ठीक है, EOGM, मतलब इसका वो एब्रीवेशन है, इसको हम AGM बोल देते हैं। EOGM एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ऑब्वियसली जैसे कि नाम से जाहिर है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात में, कि देखो अब कंपनी के जो मेंबर्स हैं ना, अगर ये क्लास वाले तो चलो अलग होगी बात अगर इन्होंने मिलना हो ना, सिर्फ ये 3 बार मिल सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही है ना, बेसिकली 2 बार मिल सकते थे, ये तो ज़िंदगी में एक बार, अब ये कहानी तो ख़त्म होगी। अब उसके बाद साल में सिर्फ एक बार मिल सकते थे, लेकिन अगर कोई बड़े बड़े फैसले करने हैं, जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है, मेमोरेंडम चेंज करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है, तो भाईजान कब साल का वेट करें या पहले मिल लें। तो वो जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो रही होती है वो किसी मीटिंग में ही होती है ना, वो कोई ना कोई मीटिंग होती है, मीटिंग के बगैर कहाँ होनी है। रेजोल्यूशन जब भी आएगी वो किसी मीटिंग के अंदर ही आती है, मिलेंगे फिर वो वहाँ पे वोटिंग होगी। तो यार वो जो अचानक से आ जाती है कि यार ये रजिस्टर्ड ऑफिस अक्रॉस द प्रोविंस चेंज करना है, या प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस को चेंज करना है, या ऑथराइज कैपिटल को इंक्रीज करना है, तो क्या हमेशा साल बाद का वेट किया जाए, जो अक्टूबर आएगा तो फिर देखेंगे? नहीं नहीं नहीं, फिर आप कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात है भाई, गैर मामूली जलसा आम होने लगा है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग आ जाती है भाई, उसको ये कहते हैं। बात आई है समझ, या नहीं? नहीं भी आई तो ऐसा ऐसा आ रही है। ये भाई आपका एक छोटा सा सिस्टम है जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। करें फिर स्टार्ट? चलो आ जाए भाई। वो कह रहा है कि मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स क्या होती है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स। पहले नंबर पे बोर्ड मीटिंग विच मे बी अटेंडेड बाय ऑल द डायरेक्टर्स, तमाम डायरेक्टर्स इसमें आ सकते हैं। एंड मीटिंग ऑफ कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स इन विच सिलेक्टेड डायरेक्टर्स, वही जो कमेटी के अंदर हैं, पार्टिसिपेट टू डिसाइड फॉर स्पेसिफिक टास्क। द कमेटी ऑफ डायरेक्टर में इंक्लूड ऑडिट कमेटी, ह्यूमन रिसोर्स एंड रेम्युनरेशन कमेटी, नॉमिनेशन कमेटी, रिस्क एंड मैनेजमेंट कमेटी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। ये मैंने आपको बताया कि लिस्टेड कंपनीज के लिए लाजमी है। इसके नीचे वैसे लिख लें ये वाली लाइन जो मैं आपको बता रहा हूँ, दीज कमेटीज आर मस्ट, या दीज कमेटीज आर मैंडेटरी फॉर लिस्टेड कंपनी एज पर कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशन, CCG, मतलब इसी का वो है एब्रीवेशन है, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशंस 2017। लिख लिया? चलो, मीटिंग ऑफ मेंबर्स। अब कई होते हैं सर स्लो बोल रहे हैं, ये नहीं पता कि ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड है, तो आप इसको रोक के दोबारा भी सुन सकते हो, तो भाई वैसे सुन लें। दूसरी तरफ आ गई मीटिंग्स ऑफ मेंबर्स। देयर आर 2 काइंड ऑफ जनरल कैटेगरीज। एक को जनरल मीटिंग बोला जाता है और एक को बोला जाता है क्लास मीटिंग्स, ठीक है। क्लास मीटिंग के ऊपर आ रहे हैं। पहले क्लास मीटिंग उसने कहा एनी स्पेसिफिक क्लास ऑफ मेंबर्स, मतलब मीटिंग ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, मीटिंग ऑफ क्लास ए ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, क्लास बी शेयर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, तो बस इस तरह, ठीक है। जनरल मीटिंग के ऊपर अगर हम आए तो भाई उसने कहा जनरल मीटिंग्स इन विच ऑल द मेंबर्स, हर बंदा आ सकता है, हु आर इंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट एट सच मीटिंग अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स में पार्टिसिपेट। देयर आर 3 टाइप्स, स्टैट्यूटरी, एनुअल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है जी। नीचे अब उसने एक बात लिखी है, वो ज़रा पढ़ लें। जनरल मीटिंग्स, ठीक है, जनरल मीटिंग्स ये तीनों ही मेरे ख्याल में इतनी की सेंस तो बन चुकी होगी। कई बार ना
मतलब कि मुझे लगता है कि मैं एक बहुत ही बुनियादी सी बात आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन फिर मुझे आप लोगों की शक्लें याद आती हैं तो मैं कहता हूँ यार मैं एक्सपेक्ट करूँगी ना कि देखो जब मैं वर्ड यूज़ करूँ जनरल मीटिंग तो आपको ये समझ आना चाहिए ना कि तीनों की बात हो रही है। मेरे ख्याल में कोई मुश्किल नहीं है अब ये सेंस। जब हम वर्ड यूज़ करते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो फिर भी अगर आप मेरे से पूछोगे सर लिस्टेड वाली या अनलिस्टेड वाली, तो ये जुल्म है मेरे ख्याल में अब आपके अपने ऊपर, अपने नन्हे से दिमाग के ऊपर। ठीक है, तो ये थोड़ी ना सेंस हमें होनी चाहिए कि हम क्या बात कर रहे हैं और टर्म का मतलब क्या था। जब तक हमें टर्म का मतलब नहीं ना पता होगा, अब जनरल मीटिंग में पता है यार तीनों चीज़ें उसी में कवर हो रही हैं। ठीक है, तो हम क्यों पूछें कि भाई पब्लिक लिमिटेड का हमें पता है कि यार उसके अंदर लिस्टेड अनलिस्टेड दोनों की बात हो रही है। अगर वो स्पेसिफाई करना चाहता तो वो क्या रहता जी लिस्टेड या अदर देन लिस्टेड कहता। बात आ रही समझ? थोड़ा सा ना कॉमन सेंस को यूज़ करना है। अच्छा, उसने कहा जनरल मीटिंग्स, ठीक है, आर चेयर्ड बाय द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। हाँ भाईजान, ये जो इसका चेयरमैन था ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, वो जो हमने कहा था कि इलेक्शन होने के 14 दिन के अंदर अंदर, डायरेक्टर्स के इलेक्शन होने के 14 डेज के अंदर आपने इसको करना है और लिस्टेड कंपनी के लिए लाजमी है। ठीक है, अब उसने कहा कि बोर्ड का जो चेयरमैन है ना भाईजान, वो ही जनरल मीटिंग को भी चेयर कर रहा होगा। हेड कौन कर रहा होगा जनरल मीटिंग को? चेयरमैन साहब कर रहे होंगे। चेयरमैन कौन से? बोर्ड के चेयरमैन। ओके, एंड अदर डायरेक्टर्स ऑल्सो अटेंड, दूसरे डायरेक्टर्स भी आते हैं इसके अंदर। ठीक है, हाउ एवर द डायरेक्टर्स डू नॉट हैव अ राइट टू वोट एट अ जनरल मीटिंग अनलेस दे आर ऑल्सो अ मेंबर। दे कैन वोट देन वो दे कैन देन वोट एट द मीटिंग एज अ मेंबर। हाँ देखो, उन्होंने कहा कि भाईजान डायरेक्टर्स भी अटेंड करते हैं क्योंकि उन्हीं की तो चित्रोल होनी है उसके अंदर। मेंबर्स ने कहना कि भाई बुलाओ उनको। आपने कभी वो देखा है पता नहीं क्या क्या देखते रहते पार्लियामेंट के अंदर, वैसे आजकल तो वो भी वही चीज़ बन गई है। तो पार्लियामेंट में आप देखें ना तो उसमें एक होता है आवर ऑफ क्वेश्चन, सही है, या उसको क्वेश्चन इस तरह कोई उसका सेशन का नेम होता है। उसमें क्या होता है, अपोजिशन या कोई भी बंदा, कोई भी एमएनए, कोई भी मेंबर बेसिकली क्वेश्चन करता है और वो आंसर देना होता है मिनिस्टर्स की तरफ से किसी ने। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली तो जो है वो मोस्ट रेलेवेंट ही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं है मिनिस्टर, रेलेवेंट मिनिस्टर, तो कोई और मिनिस्टर, लेकिन मिनिस्टर ने आंसर करना होता है। तो इसी क्योंकि वो कहते हैं जी हम, मतलब अगर हम सिर्फ साफ साफ लीगल बात करें ना तो वो ये कहते हैं हमारे कुछ रिजर्वेशन हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है आपके मिनिस्ट्री के वाले से, इसके ऊपर हमें जवाब दिया जाए। तो भाई इधर भी जो है मेंबर हजरात हैं, मेंबर्स कह सकते हैं कि सर डायरेक्टर्स को बुलाओ ज़रा, हम पूछें उनसे, फाइनेंस वाले से पूछे, सेल्स वाले से पूछे, प्रोडक्शन वाले से पूछे हम। ठीक है, तो इसलिए डायरेक्टर्स अटेंड तो करते हैं, लेकिन क्या वहाँ पर वोट कर सकते हैं कि नहीं, वो डिपेंड करता है कि वेदर दे आर मेंबर और नॉट। वो देखिए अपनी बोर्ड की मीटिंग के अंदर तो वो वोट करेंगे, हर डायरेक्टर का एक वोट हमने पढ़ा हुआ चैप्टर 3 के अंदर। जनरल मीटिंग के अंदर वो बतौर डायरेक्टर शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। ठीक है, बतौर डायरेक्टर आए हैं, डायरेक्टर के तौर पर वोट नहीं। हाँ, अगर वो बंदा सार मेंबर भी है, क्या हर डायरेक्टर का मेंबर होना लाजमी है? पहले हम कहते रहे हाँ, लेकिन फिर हमने कुछ 4-5 केसेस पढ़े कि उनमें लाजमी नहीं भी है, वो एक्सेप्शन हैं। तो अगर तो भाईजान उनमें से किसी केस की वजह से डायरेक्टर बने हुए हैं तो फिर इनके पास कोई वोट तो कोई नहीं होगा इनमें से किसी मीटिंग का, लेकिन ये अटेंड लाजमी करेंगे। और अगर ये मेंबर भी हैं, ठीक है, तो फिर इनके पास शेयर्स भी हैं या गारंटी वगैरह भी है, तो ये उस हिसाब से जितने के हैं उस परसेंटेज से वो वोट देंगे। बात आई समझ? कोई किसी तरह का मसला है तो प्लीज़ प्लीज़ पूछ लें। किसी तरह का कोई मसला है तो पूछ लें। नहीं, चलिए फिर आगे चलो। अच्छा जी, अब आगे बात स्टार्ट होने लगी है जी कि ये उन्होंने कर दी है कहानी ख़त्म, ये भी और वो भी। वो कहते हैं यार बहुत इतने डायरेक्टर्स मीटिंग के ऊपर हमने पढ़ा हुआ है, बड़ा पहले कोरम शोरम भी पढ़ लिया, सारा कुछ पढ़ा हुआ है चैप्टर 3 के अंदर। अब वो कहते हैं यार मेन मुद्दे पे आओ, इसकी बातें करते हैं। इसमें वो सबसे पहले उठा ली उसने ज़िंदगी में एक बार वाली स्टैट्यूटरी मीटिंग। अच्छा, ये ज़िंदगी में एक बार तो है, तो लेकिन साथ ही है जी फॉर पब्लिक कंपनी ओनली, फॉर पब्लिक कंपनी ओनली। अब आ गई ना गल वही जी अगे मैं की है। अब आपने कहना सर कौन सी पब्लिक कंपनी, तो ऐसे करके फेल भी हो जाते हैं। इसलिए पब्लिक कंपनी से मुराद क्या है? दोनों कंपनी, लिस्टेड और अनलिस्टेड। तो भाई स्टैट्यूटरी मीटिंग जो है वो ज़िंदगी में एक ही बार होनी है, लेकिन होनी करनी भी किसने है, रिक्वायर्ड भी किससे है? पब्लिक कंपनी से रिक्वायर्ड है, प्राइवेट कंपनी से। एसएमसी या प्राइवेट जो है, एसएमसी और प्राइवेट दोनों प्राइवेट का ही शाखसाना है, उन्हीं का ही वो पार्ट्स हैं। ठीक है,
तो भाई प्राइवेट कंपनी से रिक्वायर्ड नहीं है, पब्लिक कंपनी से रिक्वायर्ड है कि वो स्टैट्यूटरी मीटिंग करें। चलें जी, गुरु हो जाए शुरू। स्टैट्यूटरी मीटिंग के ऊपर आ रहे हैं। सेक्शन 131 क्या कहता है? वो कहते हैं एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल। अगली बात भी फिर हम डाल देते हैं इसके अंदर, क्या है जी? पब्लिक कंपनी, फॉर पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल ओनली। ठीक है जी, मतलब जिनके पास सिर्फ शेयर कैपिटल है, जिनके पास शेयर कैपिटल है, ठीक है, ओनली इधर वैसे मेरे ख्याल में इंग्लिश थोड़ी अजीब सी हो जाएगी, इसका मतलब ये बन जाएगा जिनके पास सिर्फ शेयर कैपिटल। नहीं, ऐसे भी हो सकता है कि गारंटी भी है, शेयर कैपिटल भी है। तो भाई जिनके पास शेयर कैपिटल है उन पब्लिक कंपनीज ने जो है स्टैट्यूटरी मीटिंग करनी होती है। पब्लिक कंपनीज हैविंग शेयर कैपिटल, तो ये हमें पता लग गया। आगे आ जाए, होल्ड अ मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी टू बी कॉल्ड स्टैट्यूटरी मीटिंग। ठीक है सर। इन केस अगली बात समझे, इन केस फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, ये भी जिंदगी में पहला साल तो आएगा ना, कोई पहली मीटिंग तो कभी ना कभी आएगी, पढ़ लेंगे आगे कब आएगी। तो भाई जब भी पहली मीटिंग ये होनी थी, एक टाइम दिया जाता है, ठीक है, कि उस टाइम तक करवा सकते, चाहे आप अगले दिन ही करवा लें, चाहे आप लास्ट डे पे करें। और पाकिस्तानी स्पेशली कौम तो लास्ट 11th आवर का वेट कर रही होती है। आप लोग भी वेट कर रहे होंगे। अभी रिजल्ट आए, कुछ के पेपर फेल हुए हैं, उस वक्त बड़ा अफसरदा और मरने मराने वाले हुए होते हैं, बाहर में जाके बस वही हालात हफ्ते बाद। ठीक है, तो ये भी ज़्यादती है। फिर कहते हैं अब वो रिज़ल्ट कार्ड आएगा तब पढ़ेंगे, फिर पता नहीं क्या पढ़ेंगे। तो भाई एनुअल जनरल मीटिंग हम भी ऑब्वियसली लास्ट टाइम का ही वेट कर रहे होते हैं, लेकिन आप उससे पहले भी कर सकते हैं। वो ये कह रहा है कि जी इन केस फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी इज डिसाइडेड टू बी हेल्ड अर्लियर, अगर ये डिसाइड कर लिया जाए कि इसको हम जल्दी कर लेंगे तो फिर स्टैट्यूटरी मीटिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। जल्दी कितना कर लेंगे, जल्दी नीचे आके देखते हैं ना, उसने जब स्टैट्यूटरी मीटिंग की लिमिट बताई है ना जो, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। अगर उस लिमिट के अंदर अंदर ही आप एनुअल जनरल मीटिंग भी कर लें, जो कि पहली वाली होती है साल भर, इसका मैं आप लिख लें 16 महीनों के अंदर होनी होती है, 16 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इधर आ जाए, इधर ये अगले पेज के ऊपर आएँ, रेलेवेंट बात ना इधर लिख लें। एनुअल जनरल मीटिंग उसने कहा एवरी कंपनी अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी, उसके ऊपर नहीं लगता, शैल होल्ड एन एजीएम विद इन 16 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। बस फिलहाल ये पहली वाली की बात कर लें। पहली एजीएम भाई कब करनी होती है? विद इन 16 मंथ्स ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेट होने के 16 महीने के अंदर अंदर पहली करनी होती है, अंदर अंदर। लास्ट 16वें महीने नहीं करनी लाजमी, पहले भी कर सकते हैं। तो वो यही कह रहा है, कहता है कि अगर आप वो 16 महीने का वेट ना करें, आप वो वाली मीटिंग पहले कर लें। पहले कब कर लें? जो इसकी मुद्दत थी। इसकी मुद्दत कौन सी है? आ जाए नीचे। उसने कहा कि इसकी मुद्दत है स्टैट्यूटरी मीटिंग शैल नॉट बी हेल्ड विद इन अर्लियर ऑफ, शैल बी हेल्ड विद इन अर्लियर ऑफ, मतलब दोनों में से जो अर्लियर है उसमें की जाएगी 180 डेज फ्रॉम कमिसमेंट ऑफ बिजनेस। पब्लिक कंपनी है ना, देखें उसने लिंक बातें अब कर दी हैं सारी। उसने कहा कि भाईजान क्योंकि ये सिर्फ पब्लिक कंपनी के ऊपर लगना, तो पब्लिक कंपनी को तो कमिसमेंट ऑफ बिजनेस भी चाहिए था। वो कहता है कि नहीं, या तो कमिसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट मिलने से 180 दिन के अंदर अंदर कर लें, या यही पब्लिक कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हुई थी उससे 9 महीनों के अंदर अंदर कर लें। आइए बात समझ, दोबारा सुने। उसने कहा कि भाई आपने स्टैट्यूटरी मीटिंग करनी है पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल की, लाजमी एक ही बार होनी है, ठीक है। या तो आप इसको दोनों में से अर्लियर जो डेट पहले आ जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे कि कंपनी का कमिसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट था, वो लेट से इसको मिला है 5 अक्टूबर 2023 को, तो भाई इसके कितने 6 मंथ्स हैं। अच्छा यहाँ पे 180 डेज़ हैं, यहाँ पे 180 डेज़ हैं। नीचे वाली बात इनकॉर्पोरेशन वाली बात में महीने हैं, तो भाई याद रखना है दोनों को फ़र्क है, पता ही है ना, हर महीना 30 दिन का थोड़ी होता है। अच्छा अब 5 अक्टूबर 2023 से 180 डेज़ आप काउंट करें तो भाई आपका कितने बन जाएंगे? 5 अक्टूबर से अक्टूबर 31 का होता है तो 26 ये हो गए, और 4 अगले, मतलब 4 नवंबर तक 30 दिन हो गए। नवंबर 30 दिन का होता है तो 4 दिसंबर तक 60 दिन हो गए। दिसंबर कितने दिन का होता है आपका? 31 का,
तो 27 मतलब 3 जनवरी तक 90 दिन हो गए। 3 जनवरी, जनवरी भी 31 दिन का, तो 28 ये आ गए, और आगे 2 फेब कितने हो गए भाई, 120 दिन हो गए। ठीक है, इस तरह बस आपने काउंट करने हैं, और हो सकता है गलती हो जाए वैसे मेरे से काउंट करते करते। सेकंड फेब अब होता है 28 दिन का, तो आपका 26 दिन ये हो गए। ठीक है, और 4 अगले आ गए, 4 मार्च 150, 4 मार्च से 4 अप्रैल। इसका मतलब है कि भाई 180 डेज जो हैं वो हमारे बन रहे थे 4 अप्रैल 2024 को, ये हमारी डेट बन रही थी। अच्छा, ये तो एक डेट है ना कमिश्नमेंट ऑफ बिजनेस वाली। दूसरी डेट कमिश्नमेंट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब अगर मिसाल के तौर पे हमें जो है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमें मिला था, आप कह लें कि जुलाई को, लेट्स से 8 जुलाई 2023 को, 8 जुलाई 2023 को हमारी कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी थी, इनकॉर्पोरेट हो चुकी थी, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला है। लेकिन हमें, क्योंकि हम पब्लिक कंपनी थी, तो वी रिक्वायर्ड अ सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस एज वेल, विच वी ऑब्टेन्ड ऑन 5 अक्टूबर 2023। सही है, तो ये तकरीबन 2-3 महीनों बाद हमें मिल गया। अब हमें कंपनीज एक्ट 2017 कहता है कि अ पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल मस्ट होल्ड अ स्टैट्यूटरी मीटिंग विद इन the dates earlier of these two things. The first one is सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसके, या ये फर्स्ट था जो भी है, इसके 9 महीनों के अंदर, भाई इसके 9 महीने कब बनते हैं, अब इसमें डेज नहीं काउंट करते, पूरे पूरे महीने हैं। अगस्त 1, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल बन गया भाई, क्या डेट बनती है, 8 अप्रैल 2024। अच्छा, अब देखें 9 महीने इसके पूरे हो रहे हैं 8 अप्रैल 2024 को इसकी पैदाइश हुई है, और ये भाईजान क्या है 4 अप्रैल 2024, ये कमिश्नमेंट ऑफ बिजनेस 4 अप्रैल 2024। हमने कहा अर्लियर ऑफ, तो पहले कौन सी वाली पूरी होगी, या ये वाली पूरी होगी, लो। तो फिर इसका मतलब है कि ऐसी कंपनी, उसकी सिचुएशन बताई होगी जिसकी कमिश्नमेंट ऑफ बिजनेस हुई है 5 अक्टूबर को, जिसकी इनकॉर्पोरेशन हुई थी 8 जुलाई 2023 को, वो अपनी पहली स्टैट्यूटरी मीटिंग कब होल्ड करेगी भाईजान, वो करेगी 4 अप्रैल 2024 को। गल समझ आई है कि नहीं, मेरे ख्याल में इसको तसल्ली से समझना दोबारा आ जाएगी। अच्छा, अब वो दूसरी बार पे आ रही है, ये वाली। उसने कहा था कि हर एक पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल ने लाजमी स्टैट्यूटरी मीटिंग करनी है इन डेट्स के अंदर, लेकिन अगर वो कंपनी अपनी फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, जो कि होनी चाहिए थी 16 मंथ्स फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन में, तो मतलब है कि अगर इसी एग्जाम्पल को हम लिखें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जी एक्सपेक्टेड फर्स्ट, एक्सपेक्टेड क्या है, यही है, मतलब मैक्सिमम डेट। सही है, इसको हम देख सकते हैं जी मैक्सिमम डेट फॉर फर्स्ट एजीएम। तो भाई फर्स्ट एजीएम के लिए मैक्सिमम डेट इस कंपनी की क्या बनती है, कमिश्नमेंट ऑफ बिजनेस का ताल्लुक नहीं है, अभी हम आगे से पढ़ के आए। उसने क्या कहा 16 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो भाईजान ये आप ज़रा गिन लें, जुलाई से जुलाई हो गया 12 महीने हो गए। ठीक है, और उसके बाद आगे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब है कि 8 नवंबर 2024 तक ये इसको फर्स्ट एजीएम लाजमी है इसने करवानी, यही पढ़ा है हमने। ठीक है, अच्छा अब क्या है, वो ये कह रहा है कि भाई अगर ये अपनी फर्स्ट एजीएम अर्लियर करवा ले, अर्लियर से मुराद क्या है कि भाईजान ये इन डेटों के अंदर करवा ले, ये जो 4 अप्रैल तक बनती थी ना स्टैट्यूटरी मीटिंग, अगर ये कहे कि यार देखो मैंने 8 नवंबर 2024 तक तो करवानी ही है, तो मैं पहले भी करवा सकता हूँ, क्यों ना मैं यार एक ही बार करवाऊँ, जान छुड़वाऊँ। अभी मैं करवाऊँगा स्टैट्यूटरी मीटिंग 4 अप्रैल तक, ठीक है, उसके बाद 8 नवंबर तक फिर मुझे फर्स्ट एजीएम करवानी पड़ जाएगी। तो कानून कहता है कि यार हम भी नहीं आपको बार बार तंग करना चाहते, आप ऐसे कर लें, अगर यही वाली मीटिंग आप उठाकर इन डेटों में ले आएँ, इससे पहले करवा लेना, तो हम कहेंगे कि आपको अब स्टैट्यूटरी मीटिंग करवाने की नीड नहीं है, मतलब कि अलग से करवाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने अपनी जो फर्स्ट एजीएम है वो ही पहले करवा ली है। आगे बात समझ, फर्स्ट एजीएम अगर आप स्टैट्यूटरी मीटिंग की मैक्सिमम डेट तक उसके अंदर ही आप करवा लें, तो भाई फिर आपको जो है स्टैट्यूटरी मीटिंग करवाने की जरूरत नहीं है। और एजीएम भी ऑब्वियसली फर्स्ट वाली तो हो गई ना, अब नवंबर तक तो नहीं करवाने की जरूरत, अब सब्सिक्वेंट एजीएम्स आएंगी वो जो कि हर साल आनी है। ठीक है, पहली वाली एजीएम इस तरह है, 16 महीनों वाली, अगली अभी पढ़ेंगे हर ईयर एंड के, फाइनेंशियल ईयर एंड के 120 दिन के अंदर प्लस एक और भी उसमें झोल है, वो खैर उधर देख लेंगे। वो गल समझ आ गई है कि नहीं,
दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उसने कहा कि भाई आपने स्टैट्यूटरी मीटिंग हर पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल ने करवानी है ज़िंदगी में एक बार लाजमी, और उसकी डेट्स क्या होंगी कि भाई आपने या तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से 180 दिन के अंदर अंदर आपने करवानी, सॉरी 9 मंथ्स के अंदर अंदर करवानी है, या सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ बिजनेस से लेकर आपने 180 डेज के अंदर अंदर करवानी है। हमने कहा कि जी इनकॉर्पोरेशन से 9 महीने काउंट किए जाए तो 8 अप्रैल 24 बनता है, सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस से 180 दिन काउंट किए जाए तो 4 अप्रैल बनता है। तो अर्लियर दोनों में से क्या है भाई 4 अप्रैल। हमने कहा 4 अप्रैल तक हम स्टैट्यूटरी मीटिंग करवाएंगे, लेकिन फिर हमने साथ ही बतौर कंपनी सेक्रेटरी हमने एक नीचे एक लाइन पढ़ी, लाइन में लिखा हुआ था कि यार अगर आप अपनी फर्स्ट जिंदगी में पहली बारी एनुअल जनरल मीटिंग को पहले करवा लें, पहले से मुराद क्या है कि इन्हीं डेटों के अंदर करवा लें जब स्टैट्यूटरी करवानी थी, ठीक है, तो फिर आपको स्टैट्यूटरी अलग से करवाने की ज़रूरत नहीं है, एक तीर दो शिकार हो जाएंगे। हमने कहा अच्छा ये कब तक करवानी थी, हम पहुंचे जी इनकॉर्पोरेशन से 16 महीनों के अंदर अंदर, तो हमने कहा यार ये तो 8 नवंबर बनता है इस हिसाब से, 8 जुलाई से इधर गए तो 8 नवंबर बनता है, 8 नवंबर 24 को करवानी है यार, अभी चल रहा है अप्रैल, तो अभी करवा लें, जान छुड़वाएं, स्टैट्यूटरी मीटिंग से भी जान छुट जाएगी, एनुअल जनरल मीटिंग से भी हो जाएगी, ठीक है। तो हमने इन्हीं डेट्स के अंदर 4 अप्रैल तक ही करवा ली। अब स्टैट्यूटरी मीटिंग अलग से करवाने की कभी भी ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी में एक बार करवानी थी, वो हमने इस तरह भी कवर कर ली है, ठीक है। और अगर आप चाहें कि नहीं मैं सिर्फ स्टैट्यूटरी करवानी है तो भाई बिस्मिल्लाह वो भी करवा लें, जो फर्स्ट एजीएम है वो फिर 8 नवंबर तक करवानी होगी बाद में। बात आ गई समझ, चलें अच्छी बात है। अच्छा जी, वो कहते थे रिक्वायरमेंट शैल नॉट अप्लाई टू अ कंपनी, टू अ पब्लिक कंपनी विच कन्वर्ट्स इटसेल्फ फ्रॉम अ प्राइवेट कंपनी आफ्टर 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये बात याद रखनी है, ठीक है जी। वो कहता है कि ऐसी कंपनी जो पहले प्राइवेट थी और 1 साल बाद, साल गुजारने के बाद उसने अपने आप को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर लिया, उसके ऊपर स्टैट्यूटरी वाली रिक्वायरमेंट भाई नहीं लगेगी, ठीक है। देखें स्टैट्यूटरी मीटिंग हर पब्लिक कंपनी ने करवानी ही करवानी है, ठीक है, लेकिन अगर आप बुनियादी तौर पे बने तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पे थे और आपने 1 साल के बाद जाके पब्लिक कंपनी में कन्वर्जन करवाया, अगर 1 साल से पहले करवाएंगे तो सिंपल बात है कि आपके ऊपर स्टैट्यूटरी मीटिंग वाली लग जाएगी, ठीक है, क्योंकि कानून कहेगा भाई तूने इस मीटिंग से बचने के लिए प्राइवेट कंपनी बनाई थी ना, आ जा तुझे मैं ज़रा दिखाऊँ मज़ा। तो 1 साल के अंदर अंदर अगर आप कन्वर्ट मारते हो पब्लिक की तरफ तो फिर तो आपके ऊपर ये रिक्वायरमेंट लग जाएगी पब्लिक कंपनी वाली। 1 साल के बाद एक दिन भी ऊपर निकल गया है, अब आपने जाकर कन्वर्ट करवाइए पब्लिक कंपनी के अंदर, अब यू डोंट नीड टू होल्ड अ स्टैट्यूटरी मीटिंग, ओके जी। और बाकी कंपनीज के लिए तो वैसे रिक्वायर्ड नहीं है, हमें पता है सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। और कन्वर्जन वाला केस उसने स्पेसिफिकली बता दिया कि भाई अगर 1 साल से ज़्यादा गुजर गया है, पहले प्राइवेट थी अब पब्लिक बनाई है, 1 साल से ज़्यादा गुजर चुका है तो फिर तो ये करवाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ 1 साल से कम है, अभी प्राइवेट कंपनी बनाई 2 महीनों बाद पब्लिक में कन्वर्ट कर दिया तो भाई फिर अब इससे दोबारा वही होगा कि आपका पब्लिक के अंदर कन्वर्जन डेट से सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट, कन्वर्जन डेट से क्या रहेगा अपना सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको न्यू मिलेगा ना कि अब पब्लिक कंपनी बन गई है, तो उसके हिसाब से डेटें फिर आपने आगे देखनी है, ठीक है जी। चलें जी एग्जांपल देखें, उसने कहा जी अब पब्लिक कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 3 जनवरी 2021, 3 जनवरी 2000, ये इसको एग्जांपल को कर लेते हैं अपडेट। इनकॉर्पोरेटेड कब हुई थी भाई 3 जनवरी 2021 को जाके ये इनकॉर्पोरेट हुई है, ओके जी। तो मतलब इससे 9 महीने सीधे आगे चले जाएँ तो क्या आपको बन जाएंगे, आई बिलीव सितंबर बन जाएगा, 3 सितंबर ये बनेगा, ठीक है। अच्छा आगे वो क्या कह रहा है आपको, सितंबर ही बनता है अक्टूबर बनता है, फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अच्छा अक्टूबर बनता है, 9 महीने, ठीक है। तो ये भाई आपके 9 महीने बन जाएंगे अक्टूबर तक, ठीक है। 3 कर लें या एक दिन उससे पहले कर लें, 2 अक्टूबर कर लें। अच्छा अब उसने कहा कि जी एंड वाज अलाउड टू कमेंस बिजनेस फ्रॉम 25 अप्रैल, 25 अप्रैल को भाई उसने क्या किया बिजनेस स्टार्ट किया है, 25 अप्रैल 2021 को, ठीक है। तो इससे 180 दिन आगे जाना है, अब ये दिन काउंट करने पड़ेंगे तो ये काउंट कर लें, तो वो उसने बनाया 21 अक्टूबर बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है 21 अक्टूबर बन रहा है। अब देखें दोनों में से अर्लियर कौन सा है, ये 3 अक्टूबर, सेकंड वैसे सेकंड ही बनता है बेसिकली, क्योंकि महीना वो अगला फिर स्टार्ट हो जाएगा ना, अगर 3 अक्टूबर बात करें उससे पहले लास्ट डे के ऊपर ख़त्म होगी ना बात, ठीक है। तो सेकंड बनता है इसका, ठीक है। वो कह रहा है कि भाई दोनों में से जो अर्लियर है उस पर आप कर लें, तो अर्लियर भाईजान हमारे ये हैं, तो इसके ऊपर हम अपनी मीटिंग करेंगे, ओके जी।
एग्जाम्पल दूसरी, a public company was incorporated on 7 January and was allowed to commence business from 22 Feb. इट शुड होल्ड स्टैट्यूटरी, अच्छा अब इसने कब करनी है जी, 7 जनवरी से आप आगे काउंट ज़रा करें, 9 महीने आपके यही बन जाएंगे, 6 अक्टूबर बन जाएगा, ठीक है सही है। और उधर से क्या है जी आपका 22 फेब था, 180 डेज़ आपने काउंट करने हैं जो कि उसने बता दिए काउंट करके, 20 अगस्त बनता है। तो भाई एक तरफ 6 अक्टूबर है, एक तरफ 20 अगस्त है, तो कब करनी चाहिए, अर्लियर वाला 20 अगस्त को करनी चाहिए। ओके चले नोटिस, वो कहते थे नोटिस ऑफ अ स्टैट्यूटरी मीटिंग शैल बी सेंड टू द मेंबर्स एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द मीटिंग अलोंग विद द कॉपी ऑफ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। अच्छा ये वैसे इंटरेस्टिंग बात और आसान बात यह है कि भाई जितनी मीटिंग्स है तमाम का 21 दिन का नोटिस होता है। कितने का, 21 डेज नोटिस वाली मीटिंग है, 21 दिन का नोटिस होता है भाई इनका। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग वही स्पेशल रेजोल्यूशन जब आपने करवानी हो तो उसमें भी आपको पता है 21 दिन का ही होता है, लेकिन वो वहाँ पर एक आपको सहूलत ये होती है कि आप पहले भी करवा सकते हैं अगर तमाम के तमाम मेंबर्स एग्री करें, याद है ना, ठीक है, तो वो तो लग जाता है। अदरवाइज जो जनरल रूल है वो 21 दिन का ही है सबका। अच्छा अब जब स्टैट्यूटरी मीटिंग आपने जब आपने मीटिंग कॉल करनी होगी, जब आप नोटिस भेजते हैं मीटिंग का कि भाईजान फलां जगह पे आना इस तरह आना, तो उसके साथ आप एजेंडा भेजते हो या मीटिंग के अंदर डिस्कस क्या होना है और कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स आप भेजते हो। यहाँ पर आप क्या भेजते हो, साथ स्टैट्यूटरी कॉपी। अभी इधर जब पहुँचेंगे ना हम पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी भेजते हैं, यहाँ पे कंपनी का एजेंडा भी भेजते हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस भी भेजते हैं, क्या क्या डिस्कस होने सारा। यहाँ पे आप सिंपल क्या करते हैं, कॉपी ऑफ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, आईनी रिपोर्ट की कॉपी भेजते हैं, ठीक है। साथ 21 दिन का नोटिस होता है और नोटिस के साथ कॉपी भेजते हैं। अब वो है क्या स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, और ज़रा नीचे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट क्या है देखिए। इस रिपोर्ट के अंदर ना बेसिकली आपने लिखना होता है कि ये जो 8-9 महीने हो गए हैं, ज़ाहिर है थोड़ा सा टाइम हुआ है अभी कंपनी को, इसके अंदर कंपनी बनी किस तरह से थी, कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर्स वगैरह कौन है, ताकि लोग ना आपस में एक दूसरे को जान सकें। ये किस्म की मिलन पार्टी होती है, ईद मिलन पार्टी नहीं होती, या वेलकम पार्टी आप कह लें, ये उस तरह की एक मीटिंग काइंड ऑफ होती है। और इसमें फिर बताया जाता है इब्तदाई खर्चे हमारे कौन से थे और हमारे आगे के प्रोजेक्ट्स क्या हैं, करंटली हमारे क्या क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो इस तरह की बातें करनी होती हैं। तो ये बड़ा एक हॉट टॉपिक है जी एग्जामिनर के लिए भी, और अक्सर इसमें से पूछता है। तो भाई इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या स्टेट होगा, पहले नंबर पे द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, टोटल कितने शेयर्स अलॉट किए गए, और रिपोर्ट के अंदर लिखो डिस्टिंग्विशिंग शेयर्स अलॉटेड अदर देन इन कैश, कैश के अलावा कितने अलॉट किए गए हैं और कैश में कितने दिए गए हैं, एंड स्टेटिंग द कंसिडरेशन फॉर विच दे हैव बीन अलॉटेड, और क्या क्या कंसिडरेशन अमाउंट क्या है। मिसाल के तौर पे आप कह सकते हैं कि टोटल में हमने 50 लाख शेयर्स ऑफर किए हैं, जिसमें से 40 लाख शेयर्स अगेंस्ट कैश हैं और 10 लाख शेयर्स अगेंस्ट अदर देन कैश है, मतलब इन काइंड है, ठीक है। अब फिर आपने बताना है जी वो जो 40 लाख शेयर्स है उसके अगेंस्ट पैसा कितना आया, कंसिडरेशन कितनी रिसीव हुई है, और इसी तरह जो अदर देन कैश वाले हैं उनमें भी जो आपको एसेट्स मिले हैं उनकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, ये आपने सिंपल बयान कर देना। देन द टोटल अमाउंट ऑफ कैश रिसीव्ड अगेंस्ट द, ये ना वैसे मैं आपको मुझे प्लीज़ मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको स्टैट्यूटरी रिपोर्ट की कॉपी भेजूंगा ओरिजिनल, ताकि उसमें ज़ाहिर है ज़्यादा चीज़ें भी हो सकती हैं, मिनिमम ये रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ी सेंस बन जाएगी कि चीज़ है क्या, किस तरह होती है। अच्छा द टोटल अमाउंट ऑफ कैश रिसीव्ड अगेंस्ट द शेयर्स अलॉटेड, हाँ उसने कहा कि ये जो शेयर्स अलॉट किए उनके अगेंस्ट कैश मिला कितना है। देन एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब पता है ना कि आप उसकी एक शक्ल बना के दिखा देते हो, एक मतलब फॉर्म्स, एक फॉर्मेट से एक बना के दे देते हो चीज़ का। एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स मेड अप टू अ डेट विद इन 15 डेज ऑफ द रिपोर्ट, उसने कहा कि रिपोर्ट से 15 दिन पहले तक, 15 दिन पहले तक, मिसाल तौर पे जो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट है उसकी डेट है, आप कह लें सीधा सा हिसाब रखते हैं 15 अप्रैल है, ठीक है। तो भाई वो कह रहा है कि आपने 31 मार्च तक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट का पता है ना, कैश बेसिस जो होती हैं, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो उसके अंदर पैसा आया कितना है, गया कितना है, वो आपने लिखना होता है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स को कहते हैं। तो वो कहता है आपने रिपोर्ट से पिछले 15 दिन तक कंपनी का सारा, 15 दिन तक, 15 दिन का नहीं, ये बात समझ नहीं है, 15 दिन के तो उसने क्या करना है 15 दिन का हिसाब लेके। वो ये चाह रहे हैं कि भाई जब से कंपनी बनी है तब से लेकर इस रिपोर्ट से 15 दिन पहले तक, ठीक है, आपने एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है जिसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर हेडिंग्स क्या होंगी, रिसीट्स फ्रॉम शेयर्स, डिबेंचर्स एंड अदर सोर्सेज। एक तो ये हेडिंग हो, वो बताएं उनको कि भाई कौन कौन से आपके शेयर से कितने पैसे हैं, डिबेंचर से कितने आए हैं, इसके अलावा कोई और रिसोर्सेज हैं, लोन शोन लिया है,
ठीक है, उससे कितने हैं। देन द पेमेंट्स मेड, अभी तक पेमेंट्स कौन कौन सी की हैं आपने, उसकी डिटेल्स आ रही हो। देन द बैलेंस रिमेनिंग इन हैंड, आप लोगों ने यार बनाया ही होगा मेरे हर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, आप अक्सर लिखते हैं ओपनिंग कैश एंड बैंक ओपनिंग क्या था, फिर आप कहते हैं कि रसीट्स कितनी हैं वो ऐड हो जाती हैं, फिर आप कहते हैं पेमेंट्स कितनी हैं लेस हो जाती हैं, एंड पे आपको क्लोजिंग बच जाता है। तो वो ये उसी तरह ही है, बैलेंस रिमेनिंग इन हैंड एंड एन अकाउंट और एस्टिमेट ऑफ द प्रीलिमिनरी, अकाउंट का मतलब हिसाब किताब, और एस्टिमेट ऑफ द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो स्टार्ट में हुए थे ऑफ द कंपनी शोइंग सेपरेटली एनी कमीशन और डिस्काउंट पेड और टू बी पेड ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। हाँ देखो उन्होंने कहा थी कि भाई आपने एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का एब्स्ट्रैक्ट या उसको एक्सट्रैक्ट भी आप कह सकते हैं, वो आपने एक बनाना है जिसके अंदर आपने क्या क्या लिखना। एक तो आपने लिखना है कि शेयर्स बेचकर, डिबेंचर्स बेचकर या इसके अलावा किसी और सोर्स से कितनी रिसीट हुई है। फिर भाई आपने क्या लिखना है कि आपने इस ड्यूरेशन में पेमेंट्स कितनी की हैं, वो आपने सारी मेंशन कर दी हैं। ठीक है, फिर आप गए, हमने का पीछे बचा क्या है, और लास्ट पे क्या है जी कि ये जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हुए थे, इब्तदाई मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेशन के खर्चे और कंपनी को सेटअप करने की कॉस्ट, मतलब है कि आपके ऑफिस वगैरह बनाने की कॉस्ट वगैरह, ठीक है, वो सारे खर्चे, वो कितने खर्चे हुए हैं, और अगर उनमें कोई ऐसा खर्चा है जो आपने शेयर्स इशू करवाने के लिए किसी को कमीशन दिया हो या कोई डिस्काउंट दिया हो शेयर्स डिबेंचर्स वगैरह के ऊपर, उसको वो कहता है अलग से आपने मेंशन भी करना, ताकि वो कहते हैं हमें पता लगे कि आंधे दिन दो नंबरियाँ स्टार्ट करती हैं कि अपने किसी जानने वालों को आप मुफ्त में दे रहे हैं शेयर्स या डिस्काउंट पे दे रहे हैं, कोई जानने वाली कंपनी है उसके साथ आपने मिलके कमीशन भी उसको दे रहे हैं या आप हमारे शेयर्स इशू करवाएं, सही, इसलिए वो कहते हैं स्पेसिफिकली सेपरेटली आपने उसको मेंशन करना है। ओके जी। अच्छा, देन द नेम्स, एड्रेसेस एंड ऑक्यूपेशंस ऑफ द डायरेक्टर्स, CEO, secretary, auditors and legal advisors of the company and the changes if any since incorporation। वो कहते हैं कि भाई जब इनकॉर्पोरेशन से लेकर अब तक जो जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, CEO हैं, लीगल एडवाइज़र, देखो अभी तो 8-9 महीने ही हुए हैं ना, तो इस सिलसिले में आपके जो जो हैं वो बताने, और अगर अभी चेंज भी कोई हुआ तो फिर वो भी बताना है कि चेंज पहले वाले कौन थे, अब न्यू वाले कौन से आए हैं। ठीक है। The particulars of any contract to be modified for which approval of meeting is required together with the proposed modification। हाँ कहते हैं कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट था और आर्टिकल्स में ये लिखा हुआ था कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर मतलब है कि कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपकी जो मॉडिफिकेशन है, चेंजेस हैं, ऑल्ट्रेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ जनरल मीटिंग के थ्रू ही आ सकती है। अगर इस तरह की कोई शिक थी या उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इस तरह की कोई शिक थी, पहले डायरेक्टर्स ने खुद कर लिया, लेकिन अब मीटिंग की ज़रूरत है, तो अब वो कहते हैं लाओ ज़रा मीटिंग के अंदर हम देखते हैं भाई उसको भी। ठीक है, और टुगेदर विद प्रपोज मॉडिफिकेशन, मतलब वो नया कंटेंट भी लेकर हैं जो आप मॉडिफाई करवा के डलवाना चाह रहे हैं। ओके, देन द पर्टिकुलर्स ऑफ नहीं द एक्सटेंट टू विच अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन कैरिड आउट टुगेदर विद द रीजन फॉर देयर नॉट हैव बीन कैरिड आउट। अच्छा, अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट, ये शायद पहले भी एक बार बात हुई थी। अंडर राइटर्स कौन होते हैं भाई? आई बिलीव हुई ये बात, मैं बता दूँ दोबारा। अंडर राइटर से मुराद वो लोग हैं, वो कंपनी को ये कहते हैं, लिस्टेड कंपनी को, सही है, कि भाई अगर आपके शेयर सेल ना हुए, पब्लिक ने ना खरीदे, तो हम आपके शेयर्स खरीद लेंगे। अंडर एक काइंड ऑफ गारंटी देते हैं लिस्टेड कंपनी को कि भाईजान अगर आपके शेयर्स ना बिके तो हम खरीद लेंगे, और ऑब्वियसली ये वो एक रिस्क ले रहे होते हैं, गारंटी दे रहे होते हैं, इसके अगेंस्ट वो कोई ना कोई कमीशन ले रहे होते हैं। अब अगर मिसाल के तौर पे शेयर सारे बिक गए मार्केट को, इनको तो कुछ नहीं मिलना, तो क्या इनके हाथ में कुछ भी ना आए? नहीं, इनके हाथ में कमीशन आ जाएगा जो इन्होंने एग्री किया था। ठीक है, लेकिन अगर लेट से कोई शेयर्स बच गए हैं, वो नहीं बिके, फिर ये वो शेयर्स खरीदते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर तो कोई अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स कैरी आउट किए गए हैं कि वो चले हैं, उनको बताएं, और अगर नहीं कोई कैरी आउट हुआ तो उसकी भी जो है वो रीज़न वगैरह है वो भी आपने बतानी है। एंड एनी कमीशन और ब्रोकरेज पेड और पेएबल फॉर द इशू ऑफ शेयर्स टू एनी डायरेक्टर, CEO, सेक्रेटरी और ऑफिसर और टू अ प्राइवेट कंपनी ऑफ विच ही इज़ अ डायरेक्टर। हाँ, और इस तरह वो कहते हैं कि अगर शेयर इशू करवाने के, देखो ऊपर हमने कहा था कि अगर शेयर इशू करवाने के लिए कोई कमीशन वगैरह है तो स्पेसिफिकली मेंशन करना, वो नीचे स्पेसिफिकली आपसे एक और चीज़ कह रहा है, कहता है अगर वो कमीशन शेयर इशू करवाने के ऊपर आपने किसी डायरेक्टर को, CEO को, सेक्रेटरी वगैरह को दिया है तो भाई वो भी बताएं। ठीक है, कि अगर उन्होंने लिए हैं पैसे या वो किसी प्राइवेट कंपनी का हिस्सा रहे, अब ये अंडरलाइन मार लें, पब्लिक कंपनी की बात नहीं कर रहा, अगर वो डायरेक्टर वगैरह वो पर्सन किसी प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर थे और उस प्राइवेट कंपनी को आपने कोई ब्रोकरेज पे किया है,
कमीशन पे किया है शेयर इशूएंस का, तो वो भी आपने बताना है, क्योंकि फिर कंसीडर यही किया जा रहा है ना कि यार उस डायरेक्टर या ऑफिसर को पर्सनल बेनिफिट हुआ है। और जब प्राइवेट कंपनी भी हो, क्योंकि उसके अंदर बहुत थोड़े डायरेक्टर्स होते हैं, तो उसमें भी यही कंसीडर किया जा सकता है कि उसको पर्सनली बेनिफिट हुआ है। पब्लिक कंपनी और उसमें बहुत से डायरेक्टर्स होते हैं, तो वो इतना मसला नहीं होता। ठीक है जी। द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट शैल ऑल्सो कंटेन अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द स्टेट ऑफ कंपनीज अफेयर। स्टेट ऑफ अफेयर से मुराद है कि भाई कंपनी क्या करती रही है अब तक, ठीक है, सिंस इट्स इनकॉर्पोरेशन एट द बिजनेस प्लान, और क्या प्लान है जी आगे बिजनेस करने का, इंक्लूडिंग एनी चेंज और प्रपोज चेंजेस अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स एंड बिजनेस प्रोस्पेक्ट। ये बस ठीक है जी। तो भाई ये कंटेंट ऑफ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट है, ये आपने मुझे मैसेज कर देना है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको इसकी कोई ओरिजिनल फॉर्म भी दिखाऊँ। अच्छा, नीचे आ गया रिपोर्ट ऑफ द ऑडिटर्स। अब वो कहते हैं स्टैट्यूटरी रिपोर्ट शैल so far as it relates to the shares allotted by the company, the cash received in respect of such shares and to the receipts and payments of the company be accompanied by a report of the auditors of the company as to the correctness of such allotment, receipt of cash, receipt and payment। हाँ, लेकिन हमारी भी रोजी रोटी अल्लाह ने लगाई हुई है, तो उन्होंने हमारे मुताबिक भी एक शिक डाल दी और उन्होंने कहा कि भाई सारे कंटेंट के ऊपर नहीं मैं ऑडिटर की रिपोर्ट मांग रहा, नहीं नहीं, उसने कहा जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है, जहाँ पे शेयर्स के अगेंस्ट कैश आया है ऑडिटर से, उसके ऊपर रिपोर्ट लो। अलग अलग नहीं, एक रिपोर्ट के अंदर मेंशन कर देगा तो भाई कैश आया। फिर वो कहता है कि जो जो आपने पेमेंट्स की हैं उसके अगेंस्ट, अलॉटमेंट शेयर्स की हुई है उसके अगेंस्ट, मतलब उस पर रिपोर्ट लें, जो रिसीट्स आपको कोई हुई हैं उसके ऊपर लें। तो मतलब है कि आपकी अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, आपका रिसीट ऑफ कैश जो हुआ है और इसके अलावा जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स हैं इनके ऊपर है, आपने ऑडिटर से रिपोर्ट लेनी है। इसके अलावा जो है ना कि कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन हुई है, नेम एड्रेसेस वगैरह, उनके ऊपर फजूल बातों पे ऊपर नहीं, ज़ाहिर है टाइम नहीं है शहबाज हनान इनको के पास, तो आप जो है मुनासिब सी चीज़ है जो उसके ऊपर लें, जो कि 4 चीज़ें उसने बता दी हैं। ठीक है जी। ये अब स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के साथ एक ऑडिटर की रिपोर्ट भी लग जाती है। देन देखें, आप लोगों के लिए भी प्रैक्टिस में हर जगह पे बहुत छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं कि वहाँ पर ऑडिटर रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो मैं तो इसलिए कहता हूँ कि भाई प्रैक्टिस ही करें। अगर आपको पैसे का शौक़ है तो वो भी पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह, और अगर वैसे एक है कि यार काम कोई मज़ेदार काम हो, बंदा अपना काम करे, तो वो भी इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। अच्छा, नीचे आ गया सर्टिफिकेशन ऑथेंटिकेशन। द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट शैल बी सर्टिफाइड बाय द CEO एंड एटलीस्ट 1 डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। देखो, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट देनी ही पब्लिक कंपनी ने है, ये तो हमें पता है। अब वो कहता है कि जी पब्लिक कंपनी जो है वो उसका डायरेक्टर एंड CEO एंड 1 डायरेक्टर वो इसके ऊपर साइन करेंगे, और अगर ये पब्लिक कंपनी लिस्टेड कंपनी हो तो CFO साहब भी साइन करेंगे। यही वाली एग्जैक्ट बात हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जाके कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑथेंटिकेट अप्रूव कौन करता है, वहाँ पर भी यही बात होगी कि लिस्टेड के लिए CFO को भी ऐड करवाया जाएगा। तो सेम चीज़ इधर है। ठीक है जी। आगे जी फाइलिंग विद रजिस्ट्रार। तो भाई आपने इसकी जो कॉपी है वो रजिस्ट्रार को जमा करवा देनी है। ठीक है जी। ये मेंबर्स को भेजनी है, रजिस्ट्रार को भेजनी है, उन्होंने दिन नहीं बताए हुए तो दफ़ा करें, हमने दिन क्यों याद रखने। ठीक है जी। आगे आ गया लिस्ट ऑफ मेंबर्स एट मीटिंग। द डायरेक्टर शैल कॉज अ लिस्ट शोइंग द नेम्स, ऑक्यूपेशन, नेशनैलिटी, address of the members of the company and the number of shares held by them respectively to be produced at commencement of the meeting and to remain open and accessible to any member of the company during the continuance of the meeting। देखिए, हमने जैसे कहा कि काइंड ऑफ वेलकम पार्टी होती है, एक दूसरे को जानना होता है लोगों ने, तो फिर आप क्या करते हैं, एक रजिस्टर टाइप, चाहे वो सॉफ्ट फॉर्म में हो जाए चाहे मैनुअल फॉर्म में हो जाए, वो बना के तमाम शेयर होल्डर्स वहाँ पे आ रहे होते हैं, आपके मेंबर्स आ रहे होते हैं, उनकी गारंटी या उनके शेयर होल्डिंग जो है वो आगे मेंशन्ड होती है, वो आप लिख के रख देते हैं कि वो कोई भी बंदा आते जाते जब तक वो मीटिंग चल रही है देख सकते हैं उसको। ठीक है जी। नेक्स्ट बात है कि डिस्कशन एट मीटिंग। डिस्कस इसमें क्या है, वो कहते हैं कुछ चीज़ें तो जो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में डिस्कस कर ली हैं, जाहिर है वो सारी की सारी बातें वहाँ पे मीटिंग में भी होंगी। इसके अलावा भी क्योंकि फिर से वेलकम पार्टी है भाई, तो मेंबर्स ऑफ द कंपनी present at the meeting shall be at liberty to discuss any matter relating to the formation of the company or arising out of the statutory report, whether previous notice has been given or not, but no resolution of which notice has not been given in accordance with the
आर्टिकल्स में भी पास। हाँ, उसने कहा कि भाईजान मेंबर्स का जो दिल करता है कंपनी की फॉर्मेशन के वाले से पूछ सकता है, बातें कर सकता है, ठीक है। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के कंटेंट्स के ऊपर जो दिल करता है वो बात कर सकता है, ठीक है। चाहे वो नोटिस के अंदर एजेंडा में बात लिखी हो या ना लिखी। देखो जब एजेंडा जाता है ना तो उसमें लिखा था ऑर्डिनरी बिजनेस क्या है इसका, स्पेशल बिजनेस क्या है, मतलब हमने क्या क्या बातें डिस्कस करनी है। तो आम तौर पे आप उन बातों के अलावा नहीं डिस्कस करते, ठीक। अदरवाइज हर बंदे का जितने मुंह उतनी बातें हैं, वो बातें स्टार्ट हो जाएं, और स्पेशली अगर बीच में फीमेल मेंबर्स हैं तो वो तो ख़त्म ही नहीं होनी कभी, ठीक है। तो वो कहता है कि भाई यहाँ पर हम आपको ये लिबर्टी तो दे रहे हैं, आप डिस्कस कुछ भी कर लें, लेकिन अगर आप कहेंगे ना कि मैं नई बात डिस्कस करूं, उसके ऊपर रेजोल्यूशन भी पास करवाऊं, तो वो अलाउड नहीं है। रेजोल्यूशन सिर्फ उन चीज़ों में पास होगी जिनका नोटिस किया हो, वरना बात खत्म होगी ना। हमने तो पढ़ा था कि नहीं नोटिस 21 दिन का चाहिए, तो अगर आप विदाउट नोटिस कोई बात आज फ़ौरन ही बात करके अप्रूव करवाने की कोशिश करें तो दिस इज़ नॉट अ वैलिड रेजोल्यूशन। ओके, लास्टली एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट का मतलब तो पोस्टपोन करना, ठीक है। द मीटिंग में एडजर्न फ्रॉम टाइम टू टाइम, भैया आप इसको पोस्टपोन कर सकते हैं। एंड एट एनी एडजर्न मीटिंग एनी रेजोल्यूशन ऑफ विच नोटिस हैज़ बिन गिवन इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल आइदर बिफोर और आफ्टर द ओरिजिनल मीटिंग में बी पास एंड एन एडजर्न मीटिंग शैल हैव द सेम पावर एज एन ओरिजिनल मीटिंग। हाँ, वो कहते हैं कि एडजर्न मीटिंग अगर की गई है तो उसकी भी अहमियत, उसकी भी पावर्स बिल्कुल ऐसी ही हैं जैसे ओरिजिनल मीटिंग की थी। देखो आज मीटिंग करनी थी, हमने कहा कि नहीं अभी कोई लेट्स से टाइम काफ़ी हो गया है फॉर एग्जांपल, ठीक है, रात हो गई है, लेकिन अभी तक डिस्कशंस नहीं ख़त्म हुई, फाइनल नहीं हुआ, वर्डिक्ट कोई नहीं आया, कोई रेजोल्यूशन नहीं अभी तक पास हुई। तो हमने कहा चलो कल मिलेंगे या हफ्ते बाद मिलेंगे, 10 दिन बाद मिलेंगे, ठीक है, हमने ये कह दिया। तो वो कहते हैं कि आप एडजर्न कर सकते हो किसी भी रीज़न की वजह से, या कई बार वो कोरम नहीं पूरा हो रहा होता तो हम कहते हैं एडजर्न कर देते हैं, ठीक। इसमें वो भी देखेंगे कि ढीट हो गई है कंपनी, कोरम ही नहीं पूरा कर रही, फिर कमीशन साहब बीच में इन्वॉल्व होंगे, सारा सिलसिला, ठीक है, इधर एनुअल में देखेंगे। स्टैट्यूटरी का कोई कोरम शोरम नहीं है भाई, सिंपल वो उसने चला दिया कि इसका होना चाहिए। अच्छा, अब वो कह रहा है कि एडजर्न मीटिंग के अंदर अगर कोई रेजोल्यूशन पास हुई है तो उसकी भी उतनी ही अहमियत है जितनी ओरिजिनल वाली की थी, चाहे उस रेजोल्यूशन का नोटिस बाद में दिया गया है, चाहे उस रेजोल्यूशन, मतलब है कि अर्जेंट मीटिंग के अंदर कोई बात डिस्कस हुई यार, पता लगा यार इसके ऊपर तो रेजोल्यूशन होनी चाहिए, लेकिन हमने तो पढ़ा हुआ है कि यार अगर 21 दिन का नोटिस ना हो रेजोल्यूशन नहीं हो सकती थी, ठीक है। तो हमने कहा चलो आज नोटिस देते हैं और 21 दिन बाद मिलेंगे, अब तो हो जाएगा ना क्लियर। तो उन्होंने कहा हो जाएगा भाई, कोई मसला नहीं। चलें जी, सही है जी। तो हमने आज जो है थोड़ा सा रिकैप हल्का सा करके फिर एंड करते हैं। हमने कहा कि भाई कंपनी की मीटिंग्स दो तरह की है, डायरेक्टर्स की मीटिंग्स होती है, मेंबर्स की मीटिंग होती है। डायरेक्टर्स की मीटिंग भी आगे दो तरह की है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, एक डायरेक्टर्स की स्पेसिफिक कमेटी की मीटिंग। ये जो कमेटियां हैं ये कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशन 2017 के मुताबिक लिस्टेड कंपनी के लिए मैंडेटरी हैं, बाकी कंपनीज बना लें तो अच्छी बात है। अच्छा, मेंबर्स की मीटिंग की बात की है तो भाई जनरल मीटिंग्स होती हैं या क्लास मीटिंग। क्लास मीटिंग से मुराद है कि सिर्फ उस क्लास के मेंबर्स लेंगे। जनरल मीटिंग से मुराद है जलसा आम, हर बंदा आ सकता है जिसको अटेंड करने का राइट है। इसके अंदर डायरेक्टर हजरात भी आते हैं, लेकिन वो बतौर डायरेक्टर आते हैं, वो वोट नहीं कर सकते, डायरेक्टर के तौर पे तो नहीं कर सकते। डायरेक्टर के तौर पे उन्होंने अपनी रेलिवेंट कमेटी में करना था। हाँ, यहाँ पर अगर वो मेंबर भी हैं तो अपनी मेंबरशिप के हवाले से वो वोट कर सकते हैं ऑब्वियसली। फिर हमने कहा स्टैट्यूटरी मीटिंग होती है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होती है। हमने स्टैट्यूटरी मीटिंग की बात की कि ज़िंदगी में एक बार करवानी है लाजमी, पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल ने। करवानी कब है भाई? अपनी इनकॉर्पोरेशन के 9 महीनों के अंदर अंदर या कमिश्नमेंट ऑफ बिजनेस से 180 दिन के अंदर अंदर, विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो डेट पहले आ जाए उसमें आपने करवाना है। लेकिन अगर कंपनी चाहती है कि मैं अपनी फर्स्ट एवर एनुअल जनरल मीटिंग जो कि इनकॉर्पोरेशन से 16 महीनों के अंदर होनी थी, वो कंपनी कहती है कि मैं 16 महीनों के अंदर नहीं करूंगी, मैं 8-9 महीनों के अंदर ही कर लेती हूँ ताकि मेरा ये वाला कवर हो जाए, तो भाई फिर उसको स्टैट्यूटरी मीटिंग अलग से करवाने की जरूरत नहीं है। एक तीर दो शिकार हो गए हैं आपके। स्टैट्यूटरी मीटिंग का भाई आप 21 दिन का नोटिस भेजते हैं, 21 दिन के नोटिस के साथ ही आप क्या करते हैं, एक स्टैट्यूटरी रिपोर्ट भेजते हैं और स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के साथ ऑडिटर रिपोर्ट भी भेजते हैं, ठीक है। उनके 4 चीज़ों के ऊपर स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के अंदर तो कॉन्टेंट्स डिफरेंट आ गए, उसमें हम बात कर लेते हैं शेयर होल्डर्स कौन है, उनके ऑक्यूपेशन, उनका एड्रेस वगैरह, उनकी नेशनलिटी, उनके शेयर्स कितने कितने हैं। फिर हम कहते हैं कि शेयर्स कैश के अगेंस्ट कौन से इशू हुए हैं, इन काइंड कौन से इशू हुए हैं, कंसिडरेशन कितनी रिसीव हुई है, कैश कितना रिसीव हुआ है, डायरेक्टर्स वगैरह जो हैं उनके नाम शाम आ जाते हैं, सारा सिलसिला उनका आ जाता है। फिर कंपनी ने अगर कोई अंडर राइटिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं तो वो उनकी डिटेल आती है, अगर नहीं की है तो उनकी डिटेल भी आ जाएगी, उनका रीज़न आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके अलावा आपने इसके अंदर बातें की थी कंपनी को जो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हैं वो हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, बिजनेस प्लान कंपनी का क्या उसको डिस्कस करते हैं, और अगर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर कोई मॉडिफिकेशन लेकर आनी है तो वो भी हम उन बातों को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये कुछ जनरल बातें थी। फिर ऑडिटर रिपोर्ट इनमें से 4 चीज़ों के ऊपर होती है। एक तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के वो ठीक हुए
हुए हैं अलॉट। फिर जो रिसीट ऑफ कैश वो हम बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट्स, इसके अलावा जो है मतलब जो पैसे वाली माल वाली चीज़ें उसके ऊपर ऑडिटर की रिपोर्ट आ जाती है। ठीक है जी, ये सारा सिलसिला था। मेंबर्स जो हैं वो एट लिबर्टी हैं, कोई भी बात डिस्कस कर सकते हैं, जो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के हवाले से हो या फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के हवाले से हो। लेकिन अगर मेंबर कहे कि हम कोई नई रेजोल्यूशन पास करना चाह रहे हैं तो वो तब तक नहीं होगी जब तक कि 21 दिन का नोटिस नहीं होगा। मीटिंग को एडजर्न किया जा सकता है, पोस्टपोन किया जा सकता है, कोई मसला नहीं है। पोस्टपोन्ड या एडजर्न, बेसिकली एडजर्न वर्ड यूज़ किया था, पोस्टपोन तो हम आमतौर पर कहते हैं मुअत्तल कर देना, मतलब कि तातील का शिकार, थोड़ा सा आगे ले जाना चीज़ को। लेकिन जो है आपका एडजर्नमेंट है वो लीगल वर्ड है, उस वही आपने यूज़ करना है। तो एडजर्न आप कर सकते हैं, और एडजर्नड मीटिंग की वैल्यू, अहमियत उतनी ही होगी जितनी कि ओरिजिनल मीटिंग की वैल्यू है। ठीक है, लेकिन अगर आप कहें कि मैं कोई न्यू रेजोल्यूशन लेकर आना चाहता हूं तो भाई उसकी फिर 21 दिन वाला नोटिस भी चाहिए होगा। तो सर ये था जी आपका सारा आज का, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।